बलरामपुर गांव में मुरली और मनोज नाम के दो दोस्त रहा करते थे। मुरली बहुत ही संघर्षशील था, लेकिन मनोज आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह मुरली, मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ चाचा जी, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे काफी अच्छी कीमत मिलेगी। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बुरी फसल हुई है? चाचा, 5 एक जमीन पर कुल 150 बोरी हुई है। ठीक है चाचा, चलो अब मैं चलता हूँ। मुझे आज अनाज को मंडी में बेचने के लिए भी जाना है। ऐसा कहकर मुरली वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद मनोज भी वहाँ से अपने खेतों पर जा रहा था। अरे मनोज बेटा, कहाँ जा रहे वो? चाचा, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। मनोज बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना, तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई है? हाँ चाचा जी, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन में इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई है, तो 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई है। क्यों मनोज बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरियों की ही फसल क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो मुरली है ना, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर 150 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत हैं उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी ही है। क्या कहा? मेरे दोस्त मुरली के खेत में इस बार 150 बोरियों की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है चाचा, चलो अब मैं चलता हूँ। फिर शाम को मनोज अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। फसल के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त मुरली की तरह पूरा जी जान लगाकर खेतों में काम नहीं करते, इसलिए आपको पूरी 50 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है आप तभी खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे तो सीमा, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वो सब कर लेता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा क्या करूँ? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और मुरली की पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर मुरली की जमीन 5 एकड़ है तो आप भी पूरी 5 एकड़ जमीन को खरीद लो, और मुरली से कहो कि अब हम दोनों पूरे 10 एकड़ की जमीन पर साथ में मिलकर काम करेंगे, और जो भी फसल आएगी दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल सुबह ही मुरली के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा, और मुझे जहां तक पता है मुरली मेरी इस बात को तलेगा नहीं। फिर अगले दिन सुबह होने पर मनोज अपने दोस्त मुरली के घर जाता है। और भाई मुरली, कैसे हो तुम? मनोज भाई, मैं अच्छा हूँ। तुम बताओ, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? मुरली, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था मेरी जमीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लो, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर पूरी 5 एकड़। हाँ मनोज भाई, खरीद लो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन अगर मुरली तुम्हें दिक्कत ना हो तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी जमीन पर खेती करें, क्योंकि दोनों को अलग अलग खेतों पर काम करने से अच्छा है कि दोनों एक ही खेत पर काम करें। इससे हम दोनों की फसल भी बहुत अच्छी आएगी। हाँ मनोज भाई, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग सेठ हीरालाल के पास चलकर जमीन खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास वाली जमीन सेठ हीरालाल जी की ही है। फिर दोनों सेठ हीरालाल के यहाँ चले जाते हैं। सेठ जी, मुरली के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे वो जमीन खरीदना है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो। दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन को बेचना चाहता हूँ और मुरली के पास वाली 5 एकड़ जमीन को खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 5,000 रुपए चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 5 एकड़ की ही है और आपकी जमीन भी 5 एकड़ की है, तो फिर आप मुझसे 5,000 रुपया और क्यों मांग रहे हो? देखो भाई मनोज, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें चाहिए तो 5,000 रुपए दे दो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है सेठ जी,
चलो आप 5,000 रुपए और ले लेना, लेकिन आपकी वो जमीन मुझे दे दो। फिर मनोज सेठ से जमीन खरीद लेता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनो भाई मनोज, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा, इसीलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत ताकत लगती है, बैल के साथ साथ खुद पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे भाई सुनो मुरली, मेरी पत्नी के पिताजी की आज मृत्यु हो गई है, तो मुझे 12 दिन के लिए उनके यहाँ जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मनोज भाई, ये बात तो सही है, वो तुम्हारे पिता समान है, तो तुम वहाँ चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं अकेले ही कर लूंगा, तुम बिन चिंता के वहाँ आराम से चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानोगे। सच में तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद आकर खेत में तुम्हारे साथ जी तोड़ काम करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद मनोज अपनी पत्नी के साथ ससुराल चला जाता है और इस बात से मुरली बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, मनोज अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे तो आप परेशान मत होइए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन से मुरली अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर खेतों में हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद मुरली मनोज के घर जाता है। सुनो भाई मनोज, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो मैं सोच रहा था हम दोनों लोग मिलकर बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बना देते हैं। अगर हम लोग बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे लेकिन मुरली भाई, मुझे आज एक बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ मनोज भाई, इस समय तुम्हें कौन सा जरूरी काम याद आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। ठीक है मनोज, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। मनोज अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो मेरी बात इतनी जल्दी ही मान गया। मेरे हिस्से का काम करने के लिए भी तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। ये योजना मेरी बिल्कुल सही थी, नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो मनोज भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ का सारा कामकाज संभाल लूंगा। तुम निश्चित होकर भाभी जी को डॉक्टर के पास दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। फिर मनोज अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मुरली बारिश में भीगते हुए अपने खेतों में बारिश के पानी को जाने का रास्ता बनाने लगता है। सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त मनोज घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है तो वो कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाता है और काम से बचने के लिए शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मेरा और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद फसल तैयार हो जाती है। मनोज भाई, चलो हमें आज अपनी फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ साली की शादी में जाना है, और आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है मुरली भाई, आज हम दोनों फसल को काट कर बोरियों में भर लेंगे। फिर वो दोनों खेत में चले जाते हैं और पूरी फसल को काट कर बोरियों में भर देते हैं। ठीक है मनोज भाई, अब हम लोगों ने सारी फसल की बोरियां तो भर ली हैं और अब शाम भी हो रही है, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तुम इन अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊंगा तो हम लोग मिलकर मंडी में फसल को बेचने के लिए चलेंगे। अरे भाई तुम चिंता मत करो, जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले ही किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो।
मैं इन बोलियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर मनोज सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, मुरली उसकी साली की शादी में गया है और वो कल सुबह लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेच आएंगे। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि आप सारी बोरियां यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक योजना है। बताओ बताओ, क्या योजना है और यहाँ पर फसल को लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला और इतने में हम लोग इन फसल की बोरियां को अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख दें तो सारी फसल का पैसा केवल अपना ही होगा। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम मुरली को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे, इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह सीमा, तुम कितनी बुद्धिमान हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था और तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। अरे वाह सीमा, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर ही रख दीजिए ताकि गांव वाले भी देख सके कि बोरियां अपने घर के बाहर रखी हैं। फिर रात होने पर हम दोनों मिलकर बोरियों को छिपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छिपा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुरली मनोज के घर आता है। अरे मनोज भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी है? चलो, आज हम लोग उनको मंडी में बेच आते हैं। हाँ हाँ मुरली भाई, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप, ये मैंने तो सारी अनाज की बोरियां यही रखी थी। कहाँ गई बोरियां? अरे मनोज भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ पर है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैंने तो कल शाम को सारी बोरियां लाकर यही रखी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी की बोरियां उठाकर हम दोनों कल सुबह मंडी में बेचने के लिए चलेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? अपनी सारी बोरियों तो चोरी हो गई। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? हाँ, ये चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ पर रखी हुई बोरियां भला कौन लेकर जाएगा? मनोज भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने के संघर्ष को तुमने चोरों के हाथ सौंप दिया। मनोज भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मुरली भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारे अकेले का ही हिस्सा हो और मैंने चोरों को जानबूझकर जैसे वो बोरियां हाथ से उठाकर दे ही हो। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। चोर हम दोनों के ही हिस्से को लेकर गए हैं। हम दोनों को ही बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर मुरली वहाँ से अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? फिर मुरली सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। अरे, तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम चालू कर दो। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कब तक ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा? घर पर बैठे रहने से कौन सा मुझे बैठे बैठे पैसे मिल जाएंगे। फिर मुरली सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे, ये तो हीरा मोती सोना चांदी से भरा हुआ मटका है। ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियां नहीं लगाता और ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी पूरी चोरी हुई फसल की भरपाई हो जाएगी। फिर मुरली अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। ये सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हो। संघर्ष का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर, सुनो जी, आज रात को हम इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में बेच देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। फिर रात होने पर मनोज और उसकी पत्नी उस कमरे में जाते हैं जहां उन्होंने फसल रखी थी।
तो देखते हैं कि उनकी सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी है। अरे ये क्या हो गया? हमने इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जो मुझे हिस्से में मिलने वाला था अब मुझे वो भी नहीं मिलेगा। चला गया अपने हाथ से सब कुछ। अब हम दोनों क्या करेंगे? हमारा सब कुछ तो बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। सीताराम, राधे राधे।